Good morning, students. Welcome back to the online sessions of Science Class 9. I hope you and your family will be fine in this pandemic situation. So I just requested you stay home and stay safe. Don't go unnecessary outside your homes. Also avoid to go into the crowded places. And if it should be possible, wear a mask when you are going outside your homes. Use the sanitizers always with you. Wash your hand at a specific time of interval up to 20 seconds. And also make a specific distance between one another. So stay home and stay safe. Students, today we're discussing about the new chapter of your syllabus, that is chapter number 4, structure of the atom. So before we discussing this chapter, in the previous chapter of chapter number 3, you also learn about atoms, molecules and as well as the elements. How the fundamentals, buildings of blocks of matter, these are the substances are very much important. So existence of different kind of matters is due to the difference of atom constitution them. Different kind of substance have a different kind of atom constitutions. So what make the one atoms that should be implementation, how they can be implemented to each other. So in which that first we're discussing about one of the formations like different type of rays which generally having to be implementation. So if I'll ask you what are the implementation or maybe write about the productions of the cathode rays, how can you be implementation? So first of all I give the idea how these formations of implementation. So in which if you have to be implemented in the cathode tubes, it generally required the discharge tube, a glass discharge tube. The tube consists of two मेटल प्लेटेट्स विच गिव्स नेम इज ए एंड बी. हमें एक मेटल का प्लेट लेना होगा जिसका नाम ए और बी देना होगा और जिसको हम रिस्पेक्टिवली कैथोड और एनोड हम उसमें इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं. वैक्यूम दैट हैज बीन बी इम्प्लीमेंटेशन इन दैट ट्यूब हैविंग अ वैक्यूम पंप. वैक्यूम पंप के थ्रू हमें इसके अंदर जो वैक्यूम ट्यूब है उसके थ्रू हमें वैक्यूम इसके अंदर डिस्चार्ज करना होगा जो वी से इम्प्लीमेंटेशन होगा. अब नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड विद इन द ए और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा वो पॉइंट बी से कनेक्टेड होगा. तो जैसे इसके अंदर ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आप गैसेस को पास आउट करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट विद इन हैविंग अ वेरी हाई वोल्टेज वो वहाँ पे जनरेट होता है. हाई वोल्टेज का वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड होता है. सो वहाँ पे एक नए तरीके का देयर इज अ न्यू टाइप ऑफ रेज देयर विल बी फॉर्म्ड. एक नए तरीका का रेज वहाँ पे फॉर्म्ड होता है. ये जो रेज वहाँ पे जनरेटेड होते हैं उसको हम कैथोड रेज कह सकते हैं. तो ट्रैवल टुवर्ड्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ वो मूव करते हैं, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हैं, इसलिए आप इसको कैथोड रेज भी कह सकते हैं. जनरली हैविंग टू से इट इज कैथोड रेज. अब कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज है. कैथोड रेज जो होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो हमें समझना है कि कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या है और कैसे इंप्लीमेंटेशन होता है. तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज क्या है. ये जो रेज है कैथोड रेज दैट जनरली पासेस फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू. जनरली दो तरीके के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव. तो पॉजिटिव जो होते हैं उसको हम प्रोटॉन्स कहते हैं और जो नेगेटिव होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. सो ये जो कैथोड रेज का जो फॉर्मेशन होता है, दिस रेज जनरली पोजेसेस द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिसको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. इसकी वजह से जो कैथोड रेज का जो फ्लो होता है जनरली डिपेंडेंट ऑन टू द इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड होता है. कैथोड रेज जनरली आर डेविएटेड अंडर द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, एरियाज है, उसके अंदर कैथोड रेज का जो डायरेक्शन है वो इजीली डेविएटेड हो सकता है. ऑल्सो दिस रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन लाइक अ रेज ऑफ लाइट. जैसे रेज ऑफ लाइट स्ट्रेट मूव करते हैं वैसे ही ये जो है स्ट्रेट मूव कर सकता है लाइक अ लाइट ऑफ रेज. सो ये उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन होता है. तो इसी पे कैथोड रेज पे ही एक चीज इंप्लीमेंटेशन हुआ था जिसको हम एक्सरे कह सकते हैं. जनरली हैविंग टू बी सेड एक्सरेज, या उसको रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज में हम उसको रेडियो एक्टिविटी भी कह सकते हैं. तो जैसे आप गैस को आपने काफ़ी हाई फॉर्मेशंस पे फिलअप करके जो कैथोड रेज को जनरेट किया था, सेम उसी प्रोसेस में while filling up gas a very low pressure on a discharge tube on passing the electric current within the very high voltage. तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉन्स्टन, साइंटिस्ट whose name is रॉन्गटन्स, उन्होंने 1896 के अंदर एक कैथोड रेज को जनरेटेड किया था. और जब उन्होंने कैथोड रेज को जनरेटेड किया था, इस कैथोड रेज को उन्होंने कुछ वॉल जो है उस पर डिस्चार्ज किया था, प्लेसिंग ऑन टू द ऑप्टिकल्स. तो वहाँ पे उनको कुछ रेज जो थे वो रिफ्लेक्टेड दिखने को मिले थे और कुछ रेज वहाँ पे ऑब्जर्व हो गए थे. जो रिफ्लेक्टेड रेज थे उसके बारे में उनको नहीं पता था, इसलिए उन्होंने उसका नाम एक्सरे दिया था. दैट गिव्स द नेम ऑफ एक्सरे.
अब एक्सरे की प्रॉपर्टीज क्या है, एक्सरेज जो जनरेट उसके एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसकी वेवलेंथ काफी कम होती है, वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। ये वेवलेंथ जो होते हैं दैट वेव्स जनरली मूविंग ऑन टू द वेरी स्ट्रेट लाइन लाइक अ रेज ऑफ लाइट, जैसे रेज ऑफ लाइट मूविंग करते हैं वैसे ही ये भी मूव करते हैं। दे डू नॉट बी डेविएटेड अंडर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो डेविएटेड नहीं होते। दिस रेज जनरली कुड बी अ पेनिट्रेट थ्रू एनी ऑप्टिक मेटल लाइक अ ब्लैक पेपर पे आप इसको जनरेट कर सकते हैं। ये जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उस पर ये इफेक्टेड करता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सरे। एक्सरे की मेन प्रॉपर्टीज होती है। हम यूज कहाँ करते हैं, देखो जनरल लाइफ के अंदर आपने एक्सरे के बहुत सारे ऐसे यूजेस देखे हैं। तो इवन एक स्मॉल बॉन्ड फ्रैक्चर हमारे बॉडी के अंदर अगर है तो उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो एक्सरे का यूज किया जाता है। उसके अलावा बहुत तरीके से डिफेक्ट्स है हमारे लंग के अंदर या हमारे बॉडी के डायग्नोसिस करना है, बॉडी डिफेक्ट्स को हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम एक्सरे का यूज करते हैं। फिर हमारे जॉइंट्स के अंदर कोई डिफेक्ट है या नहीं है, या मेटल इंडस्ट्रीज के अंदर उसका कुछ इफेक्ट है कि नहीं वो देखने के लिए, या अरेंजमेंट जो होता है एटम्स का क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, या जो आइसोफोकस के अंदर कोई डिफेक्ट्स होता है, ऐसे जो स्पेसिफिक फॉर्मेशन होते हैं उसकी जानकारी के लिए हम एक्सरे का यूज करते हैं। तो ऐसा कौन सा बेसिस है जिसपे हम कह सकते हैं कि एटम्स जो है वो डिवाइडेड होता है। तो देखिए इसमें चीज ध्यान रखना है कि एक सिस्टमेटिक स्टडी, बाय यूजिंग द सिस्टमेटिक स्टडी उस पर हमें पता चल रहा है कि हैज बीन सोन कि किसी भी रेस को आप जब एमिटेट करते हैं फ्रॉम द सर्टेन सर्फेसिस विच आर नॉट बीन एबल टू पास थ्रू द ऑब्लिक सब्सटेंसेस, तो लाइक अ ब्लैक पेपर, तो उसमें से पास नहीं होते हैं, तो दैट रे मस्ट बी एमिटिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ब्लैक पेपर, वहां से रिटर्न होते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये एटम्स में से वो रेज एमिटेड होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एटम्स जो है वो इजीली डिवाइडेड है और वो अनस्टेबल में कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से पोजीशंस जो है जहाँ पे हम डिविजिबिलिटी ऑफ एटम्स का हम यूज कर सकते हैं, ऐसे कौन से फॉर्मेशंस है जहाँ पे हम उसमें इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एटम्स का जो क्लैरिफिकेशन होता है उसमें हमें पता चलता है कि एटम्स मस्ट हैव बीन मेड अप विद मिनिमम 2 टाइप्स ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। कोई भी एटम्स है मिनिमम 2 तरीके के काफी स्मॉल पार्टिकल से उसका वो बना हुआ होना चाहिए। Some of this very small particle must be possessing the positive electric charge and also having the negative electric charge. So in addition to number of particles that possessing the negative charge and positive charge always be equal into the atom, so that should be clearly identify its atomic number. So these are the very small particles which generally having to possess the very like a positive electric charge were given as a name of the protons, where the negative electric charge where name is given as a electrons. तो ऐसे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से 2 तरीके के नेमिंग कन्वर्जेशंस जो है वहां पे इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, which having to be names to the charge particles of protons and electrons. So atoms which generally consist the positive charge of particles, जिसको प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। तो इसमें अलग अलग तरीके के मॉडल्स भी इंप्लीमेंटेशन है, जिसमें अभी आपके बुक में दिया, जैसे थॉमसन का मॉडल ऑफ एटम है। उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसको अल्फा, बीटा और गामा रेस के बारे में मैं आपको समझाता हूँ, फिर हम इस मॉडल्स के बारे में मूव करते हैं। इसमें थॉमसन का, नील बोर्स का, इन सब के मॉडल्स हैं। तो देखिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है, अल्फा, बीटा, गामा रेस कैसे इनिशिएटेड होता है उसके बारे में समझाता हूँ। तो कोई भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है, मान लीजिए यूरेनियम है, थोरियम है, बेरियम है, कैसा भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो है उसको एक ब्लॉक के अंदर रखिए जो मेटल का बना हुआ है, दैट ब्लॉक विच मेड बाय द मेटल। अब इसके अंदर से जो रेज निकलते हैं, रेज विच इज फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस विच आर एमिटेड बाय ऑल द डायरेक्शंस, तो हर एक डायरेक्शंस के अंदर एमिटेड होता है। तो जो लीड जो होता है दैट ब्लॉक ऑल द एब्जॉर्ब्ड रेज एक्सेप्ट द रेज विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द स्मॉल ट्यूब। स्मॉल ट्यूब के अंदर से जो रेज निकल रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सारे रेज को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है लीड। तो इन प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वो जो रेज उसमें से एमिटेड हो रहे हैं आप देखोगे तो वो डिफेक्ट करेंगे कुछ नॉर्थ पोल की तरफ और कुछ साउथ पोल की तरफ। तो जो नॉर्थ पोल की तरफ जो रेज मूव करते हैं उसको हम अल्फा रेज कहते हैं, और ये अल्फा रेज जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो साउथ पोल की तरफ जो रेज मूव करते हैं अंडर द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डेविएशन उसको हम बीटा कहते हैं, और वो नेगेटिव चार्ज के होते हैं, दैट शुड बी अ नेगेटिव चार्ज। अल्फा, बीटा और जो गामा रेज होता है, गामा जो होता है वो एक तरीके से चार्जलेस सब्सटेंसेस होता है, तो वो किसी भी तरह का मैग्नेटिक फील्ड एरिया के अंदर डेविएटेड नहीं होता है, दैट डू नॉट गेट टू बी डेविएटेड। ठीक है, तो ये अल्फा, बीटा, गामा रेज कैसे जनरेटेड होते हैं उसके बारे में अब हम डिस्कशन करते हैं। ये थॉमसन्स
एटम्स जो है उसके मॉडल के बारे में। जैसे आप फिगर के अंदर देख रहे हैं उसी पे हम डिस्कशन करते हैं। तो ये जो थॉमसन मॉडल जो है, ये क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनेशंस में रहता है 2 या 3 मार्क्स में, आपको उसको एक्सप्लेन करना होता है उसके क्या है इम्प्लीमेंटेशन से और कैसे वो रिजेक्टेड हुआ है वो थॉमसन मॉडल। तो साइंटिस्ट थॉमसन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल विच प्रपोज द एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल को जो रिप्रेजेंट किया था वो थे थॉमसन। थॉमसन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गिव द ऑल दिस प्रपोज्ड एटॉमिक मॉडल एंड गिव शोज द अरेंजमेंट ऑफ द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के अंदर कैसे अरेंज होते हैं उसका सबसे पहला प्रपोज्ड मॉडल जो था वो थॉमसन ने इम्प्लीमेंटेशन किया था। अब थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के अंदर क्या चीजें हमें समझनी है। तो थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है जैसे फिगर के अंदर आपको दिख रहा है, तो एटम इज लाइक अ स्फेरिकल बॉल। ये जो एटम का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है लाइक अ स्फेरिकल बॉल, और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है डिस्पर्स हुए हैं यूनिफॉर्म ऑल ओवर। तो पूरा का पूरा जो है वो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है। इन दिस पॉजिटिव चार्ज के अंदर आप देखो स्फीयर के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है स्पेसिफिक प्लेसेस पे अरेंज किए गए हैं। जैसे आप देखो राउंड स्ट्रक्चर आपको डैश किया हुआ दिख रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव स्ट्रक्चर, वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे इंप्लीमेंटेशन किया गया है। सो इसके अंदर आप देखोगे तो कुछ ऐसे अरेंजमेंट थे जिसके वजह से लाइक वो वाटरमेलन होता है ना, वाटरमेलन के अंदर से ब्लैक सीड्स होते हैं और रेड कलर का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। रेड कलर जो है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज है और ब्लैक कलर के जो सीड्स होते हैं वो नेगेटिव है, लाइक दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट गिवन बाय द थॉमसन। अब इसमें कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से थॉमसन का मॉडल ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं हुआ। ड्यू टू द फॉलोइंग सम रीजंस थॉमसन्स मॉडल वाज नॉट एक्सेप्टेड मोर। उसके कौन से ऐसे 2 रीजंस थे। पहला कि जो अरेंजमेंट था, द अरेंजमेंट ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज ऑफ द सब्सटेंसेस इन एटम्स ऑफ द थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल was not been possible due to the opposite charge of attractions between the positive negative charges। तो उसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस थे उसके वजह से एक चीज हमें पता चलता है कि जो एट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग एट्रैक्शन फोर्स होता है, उस स्ट्रॉन्ग एट्रैक्शन फोर्स के वजह से पॉसिबल नहीं है कि वो उसमें इंप्लीमेंटेशन कर सके। दूसरा कि जो अरेंजमेंट था जो थॉमसन्स का, दैट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। तो अलग अलग जो एलिमेंट्स थे उस अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टीज थी वो उसको समझा नहीं पाया था। तो ये जो थॉमसन्स का मॉडल है, एक्सप्लेन द एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इस रिजल्ट्स के वजह से साइंटिस्ट कुड नॉट बीन एक्सप्लेन दिस मॉडल, तो इसका ज्यादा यूज नहीं हो सका। तो दैट इज द थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। उसके बाद दूसरा जो है वो आपको यहाँ पे दिया है रुदरफोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल। उसकी फिगर हम देखते हैं यहाँ पे दिया है, उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। रुदरफोर्ड्स जो थे उसका एटॉमिक मॉडल क्या है। तो रुदरफोर्ड that generally bombarded alpha rays generated onto the radioactive polonium of a gold foil जिसकी थिकनेस 0.0004 मिलीमीटर के आसपास होती है। तो जो रुदरफोर्ड थे उन्होंने क्या किया कि जो अल्फा रेस थे उस अल्फा रेस को बॉम्बार्डेड किया था। जो अल्फा रेस जनरेटेड होते थे पोलोनियम ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, उसको गोल्ड फॉइल को उन्होंने बॉम्बार्डेड किया था। जब उसको उन्होंने बॉम्बार्डेड किया था तब रुदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफली अल्फा रेस that passes from straight of the foil, उस foil के अंदर से पास हो रहे हैं, लेकिन but of the very few them did not passes through and that get reflected। कुछ उसमें से पास नहीं हो रहे और कुछ रिफ्लेक्टेड हो रहे हैं। सो ये जो रेशियोज था जो रिफ्लेक्टिंग ऑफ द अल्फा रेस पासिंग थ्रू दैट गोल्ड फॉइल 1:1200 का था। 1200 में से एक रेस जो थे वो रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न आ रहे थे। तो इससे रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट में एक चीज ऐसे इंप्लीमेंटेशन किया, उनके एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट्स जनरेटेड हुए थे उन्होंने समझाया था कि देयर मस्ट बी एन एक्सट्रीमली वेरी स्मॉल हैवी एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस विच इज अवेलेबल इनटू द सेंटर ऑफ एटम। सेंटर ऑफ एटम के अंदर ऐसा एक पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंसेस उसके अंदर होना चाहिए जिसको हम न्यूक्लियस कह सकते हैं। ये रुदरफोर्ड ने सबसे पहले समझाया था। अराउंड द न्यूक्लियस के आसपास जो नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है that having the negligible mass must be arranged, एक कम मास जो कंटेन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास अरेंज होने चाहिए। एंड एटम्स मस्ट बी अ होलोस्फीयर, ये सबसे पहले रुदरफोर्ड ने समझा था कि एटम्स मस्ट बी अ होलोस्फीयर। तो रुदरफोर्ड दैट जनरली कैलकुलेटेड एंड कंपेयर्ड द टोटल एरिया ऑफ एन एटम्स, द एरिया ऑफ न्यूक्लियस मस्ट बी 10⁵ टाइम्स स्मॉलर देन द एटम्स। ये सबसे पहले रुदरफोर्ड ने समझाया था।
अब रुदरफोर्ड ने जो सजेस्ट किया था इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, जो डिस्पर्स किया था उन्होंने अल्फा रेज को गोल्ड फॉइल पे, उन्होंने बताया था कि कंपेयर द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम का जो टोटल वॉल्यूम होता है, न्यूक्लियस इज वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल, न्यूक्लियस काफी स्मॉल होता है, और इन द सेंटर ऑफ एटम देयर इज अ मैसिव न्यूक्लियस अवेलेबल विच हैविंग अ वेरी कंटेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये सबसे पहले रुदरफोर्ड ने समझाया था। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिफरेंशिएशन ऑफ अल्फा रेज ऑन द एक्सपेरिमेंट, रुदरफोर्ड जो मोस्ट ऑफली जो अल्फा रेज उसमें से पास आउट हुए थे, लेकिन कुछ उसमें से रिफ्लेक्टेड हुए थे, जिसके वजह से उन्होंने समझा था कि एटम्स मस्ट बी अ होलो स्फीयर। ऐसा उन्होंने सबसे पहले समझा था रुदरफोर्ड के अंदर। तो ये रुदरफोर्ड का जो था वो एटॉमिक मॉडल्स के बारे में हमने समझा था। अभी यहाँ पे रुदरफोर्ड के बाद दूसरा जो आता है वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल, उसके बारे में हम समझते हैं, नील बोर का एटॉमिक मॉडल। तो 1912 के अंदर 1912 के अंदर सबसे पहले जो नील बोर्स जनरली हैविंग इन 1912 वाज फर्स्ट साइंटिस्ट टू शो द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए वो सबसे पहले नील बोर्स ने 1912 के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ था। अब इसका जो एटॉमिक मॉडल है वो क्या सजेस्ट करता है, तो जो सेंटर ऑफ एटम, जो नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल हमें देता है कि सेंटर ऑफ एटम इज जनरली हैवियर एंड इट इज नॉन एज न्यूक्लियस। सेंटर ऑफ एटम हैवी होना चाहिए और उसको आप न्यूक्लियस कह सकते हैं। एट अ डिफाइनेट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से डिफाइनेट सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द सर्टेन एटॉमिक लेवल्स। एक सर्टेन एटॉमिक लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है उस न्यूक्लियस के आसपास रोटेट करने चाहिए। जो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम का है, द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम, इट्स टोटल मास गैदर इनटू द न्यूक्लियस। ये रुदरफोर्ड के बाद नील बोर ने समझाया था। एटॉमिक लेवल जो है, अलग अलग एटॉमिक लेवल पर डिफाइनेट डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं उसको एनर्जी लेवल या उसको आप सेल भी कह सकते हैं। While moving the electrons around this nucleus of orbit which does not lose the energy, such orbits को आप stationary orbits कह सकते हो, जो एनर्जी को लॉस नहीं करते हैं। तो ऑर्बिट जो नियरेस्ट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सबसे नजदीक में जो ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और जो काफी दूर होता है न्यूक्लियस से उसकी एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है। जैसे आप सेंटर ऑफ, यहाँ पे फिगर के अंदर ब्लैक कलर का जो फॉर्मेशन दिख रहा है सेंटर, उसको न्यूक्लियस कहेंगे। उसके आसपास चार अलग अलग तरीके के कंसेंट्रिक सर्कल्स दिख रहे हैं, जिसमें शेल आपको दिख रहे हैं, के शेल है, एल है, एम है और एन है, जिसमें फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, ऐसे अलग अलग इंप्लीमेंटेशन है। तो जो फर्स्ट सेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का अरेंज होता है, फर्स्ट ऑर्बिट जिसको कहते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑर्बिट में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स और फोर्थ ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अरेंज कर सकते हो। दैट कैन बी इजीली अरेंज। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32 इलेक्ट्रॉन, दैट कैन बी। सो ये जो नील्स बोर का जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट था, दैट एटॉमिक मॉडल दैट डेवलप्ड बाय द नील बोर, जिसमें उन्होंने अरेंजमेंट किया था इलेक्ट्रॉन्स का अराउंड द न्यूक्लियस, दैट एटम इज फिक्स्ड, वो फिक्स्ड होता है। तो जो पहला ऑर्बिट है नियरेस्ट ऑफ न्यूक्लियस जिसको के सेल कहते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, आपका जो दूसरा सेल है जिसको एल सेल कहते हैं, सेकंड ऑर्बिट, उसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा जो स्ट्रक्चर है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स और फोर्थ जो सेल है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आप इजीली उसके अंदर अरेंज कर सकते हैं। सो दैट इज जनरली अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी शोन बाय द नील्स बोर। नील्स बोर ने इसको सबसे पहले समझाया था। ठीक है, फिर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है वो है आपका न्यूट्रॉन्स के बारे में, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको वैलेंसी के बारे में समझा दूं कि वैलेंसी क्या है और उसका मतलब क्या होता है, कि वैलेंसी मतलब क्या। तो the number of electron which is present into the outermost orbit of an atom is generally called the valency of atom of particular element। उस एलिमेंट के लिए आप उसको वैलेंसी कहेंगे। When there are 3 or less number of electron in their outer orbit, 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो such number of electron that generally represent the valency of the positive atom because they always the tendency to the lost electrons, जिसकी वैलेंसी +1, +2, +3 के आसपास हो सकती है क्योंकि वो लॉस करते हैं। जिसकी वैलेंसी 5, 6, 7 हो, उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, तो नेगेटिव चार्ज के होते हैं। वो जितने नंबर ऑफ उनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए, वो उसका वैलेंसी में कंसिडर किया जाता है। तो वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इनटू द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ पर्टिकुलर एटम।
इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वैलेंसी का इंपॉर्टेंस क्या है, पहले वो समझते हैं, फिर हम न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स विच इज प्रेजेंट आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसको आप वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं दो चीजों के लिए, एक तो एटॉमिक एमिशंस के लिए और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है और एटॉमिक कॉम्बिनेशंस के लिए, ये दो चीजों के लिए उसकी वैलेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमें डिस्कशन करना है न्यूट्रॉन्स के बारे में। न्यूट्रॉन्स क्या है? देखिए, जो डिस्कवरी जो न्यूक्लियस का हुआ था, जो रुदरफोर्ड ने उसको न्यूक्लियस का सबसे पहला इंप्लीमेंटेशन उन्होंने फाइंड किया था, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बाय द रुदरफोर्ड became a very milestone to understand the structure of atom, या किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझना है तो जो न्यूक्लियस का जो सबसे पहले फाइंड आउट किया था रुदरफोर्ड ने, वो एक माइलस्टोन के जैसा काम किया। तो जो बीटा रेज थे, बीटा रेज विच इज एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस विच जनरली स्टेट की उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मूव करते हैं उसके आसपास। तो 1920 के अंदर जो रुदरफोर्ड उन्होंने सजेस्ट किया था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ऑन एन एटम ऑलमोस्ट जो सेम मास ऑफ द प्रोटॉन हैविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि जितना प्रोटॉन का मास है वैसा ही पॉजिटिव कंटेंट वाला एक और सब्सटेंस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होना चाहिए। तो 1992 के अंदर जे चैडविक उन्होंने एक दूसरा एटॉमिक पार्टिकल जो चार्जलेस था, उस मास नियरली इक्वल टू द प्रोटॉन था, उसको उन्होंने डिस्कवर किया, जिसका नाम उन्होंने न्यूट्रॉन दिया था। ओके, ये जो न्यूट्रॉन्स था वो इलेक्ट्रिकली जो अनचार्ज सब्सटेंसेस था जिसका मास उस पर इम्प्लीमेंटेशन में किया गया था। तो न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज एन, एन से उसको रिप्रेजेंटेड करते हैं, और मास जो है देयरफॉर गिवन इन द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन व्हिच इज प्रेजेंट इनटू द न्यूक्लियस। ये चैडविक ने इसको इंपॉर्टेंटली सबसे पहले उसको फाइंड आउट किया था। चलिए, वैलेंसीज ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हमें समझना है वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में हमें समझना है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस के बारे में, पहले उसके रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में समझते हैं। तो उसमें एक चीज आता है जिसको हम आइसोटॉप्स और रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। आइसोटॉप्स और रेडियो एक्टिविटी, देखिए, इट हैज बीन प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया गया है कि विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर कि दैट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द मोर देन वन एटॉमिक मासेस, सेम एलिमेंट का एक से ज्यादा एटॉमिक मासेस हो सकता है, एंड ऐसे डिफरेंट मासेस ऑफ सेम एलिमेंट जो होते हैं उसको हम आइसोटॉप्स कहते हैं, दैट जनरली कॉल्ड एज आइसोटॉप्स। तो जो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव अ सेम एटॉमिक नंबर बट द डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर नॉन एज अ आइसोटॉप्स टू ईच अदर। इसका एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास अलग अलग है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोटॉप्स टू ईच अदर। इफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के अंदर दो या दो से ज्यादा एटम्स विच हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसके न्यूक्लियस के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन अलग अलग है, तो उसका जो डिफरेंस होगा मास ऑफ एटम्स का वो अलग आपको देखने को मिलेगा, उसका मास इंक्रीज हो जाता है। तो आइसोटॉप्स के अंदर एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम होती है। आइसोटॉप्स के अंदर उसके एटॉमिक मास डिफरेंट होंगे बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसके अंदर 3 आइसोटॉप्स है, जिसमें एक हाइड्रोजन वाला जो सब्सटेंसेस होता है जिसको हम स्पेसिफिक फॉर्मेशन में प्रोटियम कहते हैं, 2 हाइड्रोजन वाला है तो ड्यूटेरियम, 3 है तो उसको ट्रिटियम कहते हैं। तीन आइसोटॉप्स के अंदर आप देखोगे तो एक ही प्रोटॉन है लेकिन नॉर्मली उसके जो एटॉमिक मास वो चेंज हो जा रहा है ड्यू टू द चेंजेस ऑफ न्यूट्रॉन, वो उसको आप उसके आइसोटॉप्स कहेंगे। कुछ आइसोटॉप्स ऐसे होते हैं जिसका एटॉमिक मास काफ़ी हाई होता है और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस शो करती है। जैसे आप देखिए यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, बैरियम है, ये सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को शो करते हैं। तो उसी में हमें समझना है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है, उसके बारे में हम समझते हैं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होता है। तो एलिमेंट्स जैसे रेडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 88 है, थोरियम है जिसका एटॉमिक नंबर 90 है, यूरेनियम का 92 है, ऐसे सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिसका एटॉमिक मास काफ़ी हाई है which generally undergo as a radioactive emit of invisible formations of the reactions। तो ऐसे सब्सटेंसेस को आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं बिकॉज ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के उसमें से हमें अल्फा बीटा जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं और न्यूट्रली जो
आपके गेमा रेज भी वहाँ से जनरेटेड होते हैं। सो एज द एटम का मास अगर इंक्रीजेज होता है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसके अंदर कंपेरेबली क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये कुछ एलिमेंट्स रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस में कन्वर्टेड हो जाते हैं, तो इसका रेशियो 1.6 टाइम कंपेरिजन टू द प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। तो इसके यूजेस क्या है, अगर आप इसके यूजेस के बारे में अगर देखें तो कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज होते हैं एक्सट्रीमली डिजीज लाइक कैंसर डिसीज के ट्रीटमेंट में उसका यूज होता है, इंडस्ट्रीज के अंदर इसका यूज होता है, एस्टिमेट करना हो एज ऑफ द ओल्ड ट्रीज उसमें उसका यूज होता है, स्केलेटॉन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में अगर हमें जानना है तो उसके बारे में उसका होता है, जिसको रेडियो मैट्रिक डेटिंग मेथड कहा जाता है, जिसमें हम उसका इम्प्लीमेंटेशन को जान सकते हैं। तो ये उसके बारे में होता है। तो जो आइसोटॉप्स का जो इंफॉर्मेशन है, जिससे हम देखें कि आइसोटॉप्स के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं लेकिन उसके न्यूक्लियस के अंदर लेकिन डिफरेंट होता है न्यूट्रॉन, तो वो आपका आइसोटॉप्स होता है। आइसोटॉप्स के एटॉमिक मासेस भी डिफरेंट होते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, और हाई एटॉमिक मासेस वाले जो आइसोटॉप्स होते हैं वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस में उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये उसके बारे में हम देख सकते हैं। तो ये आइसोटॉप्स के बारे में होता है। तो अलग अलग सब्सटेंसेस जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं कि जैसे मास जो इंक्रीज होता है, किसी भी एटम का मास जैसे आप इंक्रीज करते हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो इंक्रीज होते जाता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जैसे इंक्रीज होते जाता है सर्टेन एक्सिस्टेंस पे वो अनबैलेंस हो जाता है, अनबैलेंस होने की वजह से वो ब्रेक होता है और अल्फा बीटा गेमा रेज जो होते हैं उसमें से स्टेबली फॉर्म में रिलीज होता है। तो ये हमारे लाइफ के अंदर भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस काफ़ी यूजफुल है। जैसे आप देखें यूरेनियम, जिसका एटॉमिक मास जो है 235 के आसपास और एटॉमिक नंबर 92 है, एक तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर फ्यूल के फॉर्म में काम करता है। फिर आयोडीन जो है वो एक तरीके से थायराइड ग्लैंड्स के अंदर काम करता है। कोबाल्ट जो है वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ऐसे अलग अलग सब्सटेंसेस जो है रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस के वो ह्यूमन फॉर्मेशंस में अलग अलग जो डिजीज है वो अलग अलग डिजीज को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए यूज होता है और उसको इम्प्लीमेंटेशन करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये उसके बारे में। उसके बाद आइसोबार्स है। आइसोबार्स जैसे वैसे हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे आप देखिए कैल्शियम है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, आर्गोन है एटॉमिक नंबर 18 है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दोनों के अंदर डिफरेंट है। तो मास जो होगा दोनों एलिमेंट का 40 है। तो जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक मास सेम हो वो इसमें आप देख लीजिए आइसोबार्स में कंसीडर होता है। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज द सेम इन एटम्स इज द पर इलेक्ट्रॉन्स, जिसको आप आइसोबार्स कह सकते हो। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था वो पूरा आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में था। तो आई होप कि ये जो पूरा टॉपिक है जिसमें आइसोटॉप्स क्या है, आइसोबार क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, एटॉमिक नंबर क्या, एटॉमिक मास क्या है, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल क्या है, नील बोर का क्या है, उसके साथ साथ आप जैसे उसमें रुदरफोर्ड का क्या है, कैथोड रेज को कैसे जनरेट कर सकते हैं, एक्सरे क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसका यूज क्या है, दिस आर द टॉपिक्स जनरली वी कवर ऑन टू द टुडेज चैप्टर। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लिखने का ट्राई करें, अपने ऑन लैंग्वेज में चैप्टर को अच्छे से रीड करें, अंडरस्टैंड करेंगे, और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे विल डिस्कसिंग अबाउट द न्यू चैप्टर ऑफ द न्यू सिलेबस ऑफ योर टॉपिक। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड द स्टूडेंट्स वंस अगेन टेक केयर एंड बाय।